डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया तुमको एडम स्मिथ, ठीक है, फिर अल्फ्रेड मार्शल, फिर केनेथ बोल्डिंग, इन सब का डेफिनेशन लिखना चाहिए, ठीक है, लायनल रॉबिन्स। तो व्हाट वी विल डू, एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले तुम बोलोगे ये इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है। ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से ग्रीक वर्ड? ओइकोस एंड नोमस। ओइकोस मतलब क्या? होम। और नोमस मतलब मैनेजमेंट, हाउ पीपल यूज टू मैनेज देयर हाउस, उससे ये वर्ड आया है। नाउ टेक्निकली जो फर्स्ट एवर टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो क्रेडिट जाता है वो एडम स्मिथ को जाता है टेक्निकली। तो कौटिल्य, जो कि चाणक्य जिसको बोलते हैं, उन्होंने लिखी थी फर्स्ट बुक अर्थशास्त्र, लेकिन एक्चुअल क्रेडिट एडम स्मिथ को जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक पब्लिश हुई 1776 को। इनका जन्म 1723 एंड ही डाइड 1709, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में तुम्हारे सामने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, उसके बाद वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन आया, उसके बाद वेलफेयर आया, फिर स्कैर्सिटी आया, ग्रोथ। सो वी कैन डिवाइड द हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री नहीं है, डेफिनेशन है जो इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने प्रकार से बताया। कौटिल्य चाणक्य था 283 बिफोर क्राइस्ट। तो इनका जो इकोनॉमिक्स था इट वाज बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में ही वॉज द चीफ एडवाइजर, एक्चुअली उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था। तो उन्होंने जो किताब लिखी अर्थशास्त्र, उस बुक अर्थशास्त्र में उनके विचारधाराएं थे। क्या क्या विचारधाराएं थे? कि जो स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट को कैसे चलाना चाहिए, फोकस वेल्थ, कैसे टैक्स कलेक्ट करके वेल्थ कैसे जनरेट करना चाहिए, उसके बाद में गुड गवर्नेंस, ठीक से अच्छे तरीके से मैनेज करना, और पॉलिटिकल आइडियाज को जोड़ के उन्होंने एक बुक बनाई, उसका नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के विचार प्राइमरीली पॉलिटिकल कम इकोनॉमिक्स था, इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलना चाहिए। सो पॉलिटिक्स क्यों? बिकॉज उनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो किंगडम था वहां पे टैक्स कलेक्ट करके, ठीक है, जिस प्रकार से, सो चंद्रगुप्त मौर्य को जो प्रिंसिपल एडवाइजर थे, इट वाज मोर ऑफ हाउ टू मैनेज द किंगडम और उसके फिनेंस और वेल्थ कैसे बिल्डअप करना है, उससे ये बढ़ा, ठीक है। बट हिस्ट्री में देखा जाए तो चाणक्य को कैम्ब्रिज ये सब जगह इतना रेलेवेंस नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग अपने लोग को देंगे। तो उस प्रकार से वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन फेमस हुआ एडम स्मिथ का। सो अभी हम एडम स्मिथ के बारे में चर्चा करेंगे। जो एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ वॉज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो भी 1720, 30, 40, 1800, ठीक है ना, 1870 तक, यू कैन से 1870 से पहले के इकोनॉमिस्ट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो इनका जो विचारधारा था ज्यादातर पॉलिटिक्स और पूरा देश का और वेल्थ का था। सो एडम स्मिथ का विचारधारा क्या था? गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। ये विचारधारा कब की बात कर रहे हैं? 1776। बुक का नाम था, इन्होंने जो लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, जो मैंने ऑलरेडी बताया था ना पिछले फोटो में। सो इन्होंने, इनको क्रेडिट दिया जाता है एज द फर्स्ट एवर टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ बोला। इनके हिसाब से एक देश ने वेल्थ जनरेट करना चाहिए। कैसे? तुम एक्सपोर्ट करो, ठीक है, उस समय तो बार्टर सिस्टम चलता था कि अपने पास तेल है, तेल एक्सपोर्ट करो, और दूसरे के पास से मे बी कॉटन इंपोर्ट करो। तो उनका विचारधारा ऐसे था कि तेल ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, से 100 यूनिट्स, और कॉटन 80 यूनिट, से तुम +20 में आ गए, बराबर है। इस प्रकार से इनका विचारधारा था एडम स्मिथ का कि वेल्थ, एक देश वेल्दी तब होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और
इंपोर्ट कब होगा, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, फिर नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, थोड़ा नेचुरल मानते थे ये, और डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा। सो एडम स्मिथ के डेफिनेशन को वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोला जाता है, लेकिन इसमें एक क्रिटिसिज्म हुआ कि तुमने इकोनॉमिक्स में देश की बात की, लोगों की बात नहीं की, और लोगों के भलाई की बात नहीं की। तो इससे बना नेक्स्ट फेज, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। नाउ एल्फ्रेड मार्शल वाज अ नियोक्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियोक्लासिकल किसको बोलेंगे? जो 1870 से 1930 के बीच में, ठीक है। जो एडम स्मिथ था वो यू कैन से 1776, ही वाज बोर्न 1723, डाइड 1790। तो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? अभी सोचो, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है उनको काट तो नहीं सकते, तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द डेफिनेशन दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने एक किताब लिखी 1890 को, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनको 9 साल लगे वो बुक लिखने, 1881 टू 1890। उनका जन्म 1824 को हुआ, ठीक, 1842, डाइड 1924। कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट थे। और देखा जाए तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा के तौर पर सिखाया जाता था। फिर एल्फ्रेड मार्शल ने जब से कैम्ब्रिज में सिखाना शुरू किया, तो देखा जाए तो इकोनॉमिक्स फेमस तब से हुआ, तब से नाम भी हुआ इकोनॉमिक्स, और वो सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी माना गया। तो मार्शल का डेफिनेशन क्या था कि ऑन द उन्होंने क्या किया, सिक्का, ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन इकोनॉमिक्स इज वेल्थ बोला, मतलब एडम स्मिथ को काटा ना जा सके। ऑन द अदर साइड इकोनॉमिक्स इज अबाउट वेलफेयर। क्योंकि एडम स्मिथ के डेफिनेशन में उनको क्रिटिसाइज हुआ था कि तुमने इंसानों को मशीन की तरह ट्रीट किया, तुमने बोलते ना वेलफेयर के बारे में सोचा ही नहीं। तो एल्फ्रेड मार्शल के डेफिनेशन में वेल्थ भी था प्लस वेलफेयर भी था। मतलब उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिक डेफिनेशन दिया ताकि एडम स्मिथ को काटा ना जा सके। एडम स्मिथ का भी उन्होंने प्लस रखा, वेल्थ और वेलफेयर भी बताया। सो उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी मैन का स्टडी कैसे होता है कि जब दाम कम हुआ तो डिमांड ज्यादा होता है, जब दाम बढ़ गया तो डिमांड कम होता है। सो इकोनॉमिक्स एक बिहेवियरल साइंस है। लोग कैसे दाम कम होने पे ज्यादा खरीदते हैं, या जैसे दुकानदार दाम बढ़ने पर ज्यादा सप्लाई करता है। सो उनका प्राइमरी फोकस छोटे लेवल के इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स पे था, ठीक है। सो उनका मानना वेलफेयर था, ह्यूमन वेलफेयर। सो आई होप तुमको सेकंड लेवल पे समझ में आ गया। ये जो क्लासिकल मैंने बताया था ना, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जो 1700 और 1850 तक के इकोनॉमिस्ट है उनको क्लासिकल बोलते हैं। नियो क्लासिकल मार्शल का ही स्टूडेंट था पिको, ठीक है ना, इरविंग फिशर, ये सब 19th और 20th सेंचुरी में। और अभी के इकोनॉमिस्ट को मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो ये पार्ट 2 था। मतलब कौटिल्य को तो हिस्ट्री में या डेफिनेशन में काउंट ही नहीं किया जाता। एडम स्मिथ का डेफिनेशन किस पे आधारित था? वेल्थ पे आधारित था, कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? वेलफेयर। सबसे जो फेमस डेफिनेशन वो माना जाता है वो लायनल रॉबिन्स का माना जाता है इकोनॉमिक्स में। लायनल रॉबिन्स को खास रिस्पेक्ट मिला हुआ है इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। इनका डेफिनेशन स्कैरसिटी बेस्ड है। स्कैरसिटी में क्या, इन्होंने एक बुक लिखी 1932 को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि वांट्स क्या है इंसान के, अनलिमिटेड होते हैं। हमने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जो देखा था, वांट्स को इकोनॉमिक्स में एक और शब्द क्या बोलते हैं? एंड्स। तुम्हारे इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। उसको पूरा करने के लिए जो पैसा, जो कि रिसोर्सेज या तो मीन्स बोलते हैं, वो क्या है? लिमिटेड। सो एक आदमी अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी इच्छा मूवी है, पेट्रोल है, रिचार्ज है, ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना। तो इन चारों में बट तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है। भूख लगी है तो सबसे पहले तुम ब्रेकफास्ट करोगे, फिर शायद रिचार्ज करोगे, पेट्रोल तीसरे नंबर पे आएगा, मूवी लास्ट नंबर पे आएगा। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे 4 वांट्स है, तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है, तो तुमने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट को 1 कर दिया, रिचार्ज को 2nd किया, पेट्रोल को 3rd किया, मूवी को 4th किया। बिकॉज तुमको, तुम्हारे पास पैसा लिमिटेड है।
इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। और इनका डेफिनेशन को स्कैरसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबके वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसा क्या है? लिमिटेड है, स्कैर्स है। अच्छा, ये जो कमी है ये सबको होता है। आज अपने देश में अभी अभी कार नॉर्मल हो रहा है। टेलीफोन 30-35 साल पहले टेलीफोन भी लग्जरी हुआ करता था। टेलीफोन का वेटिंग 5 साल था। 40 साल पहले बजाज स्कूटर का वेटिंग का 10 साल था। तो तुम समझोगे अपने देश की क्या हालत थी। तो अभी तो तुरंत मिल जाता है, प्रगति हुआ है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो टेस्ला है अमेरिका में चल रहा है। इंडिया में अभी तक गिने चुने 2-4 टेस्ला, 10 टेस्ला इंपोर्ट हुए। अभी टेस्ला ने प्रोडक्शन शुरू भी नहीं किया। क्यों? बिकॉज टैक्स इश्यूज और स्कैरसिटी। चिप्स भी इंडिया नहीं बनाता था, सेमीकंडक्टर चिप्स वो कौन बनाता था? ताइवान। अपना शिप में जो जाते हैं शिप्स के कार्गो में कंटेनर्स 20 फीट 40 फीट, वो भी इंडिया नहीं बनाता था। वो कहाँ पे होता था? चाइना से अपन इंपोर्ट करते थे। अभी जब शॉर्टेज हो गया चाइना में तो इंडिया के बैंड बज गए। तो अभी इंडिया बनाना शुरू करेगा, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल और सामग्री है उसका शॉर्टेज था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लायनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है स्कैरसिटी बेस्ड है। आज जियो रिलायंस में मुकेश अंबानी वाज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, अभी गौतम अडानी है। सो फिर भी इतना रिच होने के बावजूद जियो के लिए 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़ा। खुद का 2.5 लाख करोड़ नहीं था या नहीं डाला गया। सो स्कैरसिटी रिचेस्ट आदमी ऑफ द वर्ल्ड को भी है। जब एलोन मस्क जो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है उसने ट्विटर को खरीदा, अभी तक प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो उसने टेस्ला के शेयर्स बेचे। उसके पास खुद के पास एक्स्ट्रा नहीं था, तो कमी वहां पे भी थी। तो यही डेफिनेशन था कि वांट्स अनलिमिटेड है, उसको पूरा करने के लिए मींस लिमिटेड है। तो तुम वांट्स ग्रेडेबल है, मैंने बोला ना, तुम्हारा पहला नंबर नाश्ता, दूसरा नंबर रिचार्ज, तीसरा पेट्रोल, तो तुम ग्रेड करोगे। उस ग्रेडेशन को टेक्निकल भाषा में स्केल ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। और मीन्स है ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास जो 500 की नोट है वो रिचार्ज में भी यूज हो सकता है और पेट्रोल में भी, तो वहां पे भी कंफ्यूजन है। सो ये लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन। और अभी का जो डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यहाँ पे बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ। आज की तारीख में इकोनॉमिक्स को ग्रोथ माना जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रोथ के बारे में एक्चुअली जोड़ा नहीं है, लेकिन मॉडर्न जनरेशन में एक और डेफिनेशन फेमस है, उसको ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बोलते हैं। कि इकोनॉमिक्स जैसे जीडीपी, अपन वर्ल्ड नंबर 6 आते हैं इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट, जो सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला है। नंबर 1 इज अमेरिका, नंबर 2 इज चाइना, नंबर 3 इज जापान, नंबर 4 इज जर्मनी, नंबर 5 इज यूके, नंबर 6 इज इंडिया। 2 लाख करोड़ का अपना टर्नओवर है। सो जी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बताता है कि वक्त के साथ साथ तुम्हारा आउटपुट जो बढ़ता है और तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, जो इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं तो पर कैपिटा, वो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आ चुका है, जो पिछले इकोनॉमिस्ट ने बताया नहीं था। सो तुम ये 5 भाग में बांट सकते हो। ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स भी है और डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। ये चार्ट ड्रॉ करोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या तुमको सारे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर हुए? यस और नो? ओके, सो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है।